हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस कीड़ा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग पहले इस एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे, इसका पैटर्न के बारे में जानेंगे। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर उसके नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को डिटेल में देखिए, ताकि जब वो स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये एग्ज़ाम है क्या। तो इस वीडियो में मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में सारी डिटेल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर यूपीएससी है क्या। तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए है क्योंकि जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इसका मेंशन किया हुआ है। तो यूपीएससी बेसिकली एक सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटिंग एजेंसी है जो कि ग्रुप ए सर्विसेज के लिए जो ऑफिसर्स हैं वो रिक्रूट करती है। तो यूपीएससी सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं कराती है, बाकी एग्ज़ाम जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, इवन जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है वो भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो चलिए बात करते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की, क्योंकि जो वीडियो का जो मेन मोटिव है वो इसी एग्ज़ाम को डिस्कस करना है। तो आखिर हमें सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का प्रिपेयर क्यों करना चाहिए, या फिर जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप खुद से क्वेश्चन पूछिएगा कि वाई, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर है, तो आखिर हम सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन क्यों करें। तो ये बहुत ही एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, इसके आंसर्स डिफ़र करेंगे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन जो मेजर जो रीज़न होता है इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के पीछे, वो होता है कि ये बस एक जॉब नहीं है, ये एक सर्विस है। जॉब होता है जो सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं। जॉब में फोकस आपका सिर्फ अपने ग्रोथ पर रहता है। लेकिन ये जो सर्विस है, ये इसमें सिर्फ आप अपना ही भला नहीं कर रहे हैं, दूसरों का भी भला कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के एक कलेक्टर हैं, तो आपके एक मूव से लाखों लोग इम्पैक्ट होते हैं, लाखों लोग का भलाई हो सकता है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू मेक इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। बहुत लोग कहते हैं कि हमें समाज सेवा करना है, ये करना है, वो करना है, करप्शन हटाना है। तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू जो भी पोस्ट हैं वो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे कि आप सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं पर्सनल लेवल की बात करूँ तो इसमें सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के थ्रू जो पोस्ट हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, रेवेन्यू सर्विसेज हो गया, तो आपको एक बहुत डाइवर्स वर्क एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं तो आप बहुत सारे एस्पेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जानेंगे, बहुत तरह के लोगों से मिलेंगे, बहुत तरह के लोगों के साथ काम करेंगे, इवन प्राइवेट सेक्टर के साथ भी आप काम करेंगे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है, लोग कोई भी जॉब क्यों करना चाहते हैं, एक तो सिक्योरिटी हो, जॉब की सिक्योरिटी हो, इनकम सिक्योरिटी हो, प्लस सोशल स्टेटस हो। तो ये एग्ज़ाम आपको ये भी प्रोवाइड कराता है। जिन लोगों को अगर लगता है कि नहीं, मतलब हमारी भुखाली होनी चाहिए, लाल बत्ती होनी चाहिए, लोग अगर मैं आऊँ जाऊँ तो लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ कौन आ रहा है, तो जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के थ्रू जो पोस्ट हैं वो आपको इस तरह का भी स्टेटस देते हैं। बट सोशल स्टेटस शुड नॉट बी द रीज़न फॉर यू टू प्रिपेयर दिस एग्ज़ाम, राइट? Better than the larger goal, that is the serving the society to have a greater impact. This should be your aim while preparing this. चलिए, तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से सर्विसेज आते हैं। तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम सीएसई के थ्रू दो तरह की सर्विसेज हैं। एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज है, एआईएस, और दूसरा है सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल होता नहीं है सेंट्रल सर्विसेज के एम्प्लॉय के ऊपर। दूसरा होता है ऑल इंडिया सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि आपको रिक्रूट तो सेंटर करती है, बट आप स्टेट्स में जाकर के स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। साथ ही साथ
ये जो ऑफिसर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आके काम कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑल इंडिया सर्विसेज 3 हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 2 यहाँ पर IFS हैं, एक आपका IFS हो गया इंडियन फॉरेन सर्विस। तो फॉरेन सर्विस क्या है, एक सेंट्रल सर्विसेज है। उसके बाद बहुत सारे अदर सेंट्रल सर्विसेज हैं, जैसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज, ठीक है, इंडियन ट्रेड सर्विसेज। तो ऐसे बहुत तरह के सर्विसेज हैं। साथ ही साथ ग्रुप बी के भी कुछ सर्विसेज हैं, जैसे कि ये डैनिक्स हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सर्विसेज हैं वो ग्रुप बी की हैं, जो कि यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करना चाहता हूँ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक ऑल इंडिया सर्विस है और इसका रिक्रूटमेंट भी UPSC के थ्रू ही होता है, लेकिन इसके लिए एग्ज़ाम अलग होता है। अब देखिए, UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 3 स्टेज हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसकी हम लोग अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का है उसका प्री तो कॉमन होता है। अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी 3 स्टेज हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्री और सिविल सर्विसेज का प्री सेम होता है, एक ही पेपर के थ्रू दोनों सर्विसेज के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। लेकिन जब प्री के बाद क्या होता है कि फॉरेस्ट सर्विसेज का मेंस अलग होता है, इंटरव्यू अलग होता है, ठीक है। सिविल सर्विसेज का मेंस और इंटरव्यू अलग होता है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी एक ऑल इंडिया सर्विस है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। तो अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो मिनिमम एज क्या है, 21 साल है। ये सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये वैलिड है। मिनिमम 21 ईयर है। और अगर मैं जनरल EWS कैटेगरी की बात करूं तो मैक्सिमम एज है 32 ईयर। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आपका जो टोटल जो एज हो जाता है, एज बैंड हो जाता है वो 21 to 35 ईयर्स। अगर आप ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो +5 ईयर्स का आपको वो मिलता है, और जो मैक्सिमम एज है वो हो जाता है 38 ईयर्स। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, और आपका जो बैंड है एज का एग्ज़ाम देने का वो 42 ईयर तक एक्सटेंड हो जाता है। तो अब अगर मान लीजिए कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है जो एज के संदर्भ में वो है 21 to 32 ईयर्स, तो क्या इसका क्या मतलब है कि आप हर साल एग्ज़ाम दे सकते हैं? नहीं, इसमें नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट भी लिमिटेड है। अगर आप जनरल कैटेगरी या EWS से आते हैं तो आप मैक्सिमम 6 अटैम्प्ट दे सकते हैं। OBC से हैं तो आप 9 अटैम्प्ट मैक्सिमम दे सकते हैं। अगर आप ST SC से हैं तो आप कितना भी अटैम्प्ट दें, बशर्ते आपका जो एज है वो एज क्राइटेरिया को क्वालिफाई करना चाहिए। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो 9 अटैम्प्ट्स हैं अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल EWS और OBC कैटेगरी में। अगर आप ST SC में हैं तो सिर्फ एज का ही बार है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स पर कोई बार नहीं है। तो अब देखिए बेसिकली है क्या कि 3 एग्ज़ाम है, 3 स्टेज है इस एग्ज़ाम का, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो अगर आप प्रीलिम्स में अगर आप अपीयर करते हैं, प्रीलिम्स में क्या होता है कि 2 पेपर होता है जो कि मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप एक भी पेपर में अपीयर करते हैं तो आपका वो अटेम्प्ट काउंट होगा, ठीक है। इसका मतलब लेट से कोई मिस्टर X है, उसने UPSC का फॉर्म भरा, CSE का, ठीक है, तो वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने नहीं गया, तो क्या उसका अटेम्प्ट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अगर वो जाता है तो अब मैं आगे डिस्कस करूँगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अगर सिर्फ पेपर 1 में आया वो, पेपर 2 में नहीं आया, तो क्या उसका अटेम्प्ट माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि ये एग्ज़ाम कितना डिफ़िकल्ट है। तो ये जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी जो अगर वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। अब हर कोई IAS बनना चाहता है, तो अब बात ये है कि IAS की सीट्स तो लिमिटेड हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पॉइंट इज़ कि जब आप भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करें तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हाउ डिफ़िकल्ट इज़ द एग्ज़ाम। इससे आपको
जो है वो रियलिटी चेक रहेगा कि हाँ मैं किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, और आप मोटिवेट हो पाएंगे। तो जस्ट मैं एक फिगर देता हूँ, ये यूपीएससी, ये मैंने जो टेबल है वो यूपीएससी का जो रिपोर्ट है उससे लिया है। तो जो 2019 का जो रिपोर्ट है जो यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, देखिए उसमें जो टोटल नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट्स थे, जो कैंडिडेट्स थे, वो थे करीब करीब 11 लाख के आसपास। 11,35,000 लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है। अपीयर कितने हुए? करीब करीब 5,68,000 के अराउंड लोग अपीयर हुए, मतलब कि 50% है। जितने लोग फॉर्म भरते हैं उससे आधे लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं। और क्वालिफाइड कितने लोग हुए? फाइनल सिलेक्शन कितने लोगों का हुआ? वो हुआ 11,000 लोगों का। तो बेसिकली आप यहाँ देखिए, करीब करीब 11 लाख लोग तो फॉर्म भर रहे हैं, और क्वालिफाई कितने कर रहे हैं? करीब करीब 1100 या 1200। तो जनरली जो आपका अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि नंबर ऑफ़ अपीयरेंस के आधार पर, तो जनरली जो आपका जो सक्सेस रेट है वो है 2% का। इंडिया के हिसाब से ये ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। आप बस इस सक्सेस रेट को देख करके बहुत लोग को डर लगेगा कि नहीं 2% ही चांस है। नहीं, ऐसा नहीं है। सीरियस एस्पिरेंट्स हैव इक्वल चांस टू गेट क्वालिफाइड इन दिस एग्ज़ाम। अगर आप वैकेंसीज़ देखिएगा तो जनरली 1000 के राउंड ही ओवर करती है। आप यहाँ देखिए 2010 से 2019 तक जो वैकेंसीज़ का है, मतलब करीब करीब 1000 के आसपास ही है। 2019 में लगभग, मतलब बल्कि कम ही था, 927 ही था। तो वैकेंसी 1000 के अराउंड रहती है। अब देखिए पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। सो जैसा मैंने अब पहले डिस्कस किया कि इस एग्ज़ाम में 3 स्टेज हैं, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यूपीएससी इंटरव्यू को भी मेंस का पार्ट मानती है, ठीक है। अब देखिए जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो मेंस लिखते हैं, ठीक है। अब मेंस का भी कट ऑफ आता है। मेंस भी लोग जो क्वालिफाई करते हैं वो इंटरव्यू देते हैं और उसके बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनता है उसमें प्रीलिम्स का मार्क्स ऐड नहीं होता है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप क्या स्कोर कर रहे हैं प्रीलिम्स में उससे फ़र्क नहीं पड़ता है यूपीएससी को आपके फाइनल रिजल्ट के लिए। तो जो आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है वो सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पर डिपेंड करता है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो अब चलिए बात करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या है कि 2 पेपर हैं, ठीक है। और एक पेपर का वेटेज क्या है? 200 मार्क्स है, ठीक है। पेपर 1 आपका है जनरल स्टडीज़, पेपर 2 क्या है? सी सेट में जो जनरल स्टडीज़ में जो आपको बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, एमसीक्यू टाइप के आपको क्वेश्चन रहेंगे। 4 ऑप्शंस होंगे और 4 में से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जीएस में जनरली जो सिलेबस होता है वो पॉलिटी होता है, मॉडर्न हिस्ट्री होता है, सारा चीज़ ले लीजिए हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है, इसी तरह के सारे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं। सी सेट में क्या होता है कि इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सी सेट में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 होते हैं, और पेपर 1 जो जीएस का है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, ठीक है। तो अब मैं चलो जीएस 1 की बात करता हूँ, पेपर 1 की, ठीक है। तो पेपर 1 जैसा मैंने बताया, पेपर 1 जैसा मैंने बताया 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, ठीक है। करेक्ट क्वेश्चन के क्या है? +2 मार्क्स है। अगर आप रॉन्ग करते हैं तो 1/3 मार्क्स डिडक्ट होता है, दैट इज़ -0.66 मार्क्स आपको मिलते हैं, ठीक। तो और पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर का होता है। अगर मैं ब्रीफली अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो करंट अफेयर्स आएगा, हिस्ट्री आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है और जनरल साइंस है, ठीक है। तो ये सिलेबस है। डिटेल में मैं प्रीलिम्स का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। पेपर 2 में वही आएगा जो मैंने अभी बताया है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका जो
रिज़ल्ट बनता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए वो सिर्फ पेपर 1 के मार्क्स के बेसिस पर बनता है, ठीक है। पेपर 2 जो है सीसेट का वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब कि आपका मार्क्स आप कितना स्कोर कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें पेपर 2 में आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाना है। इसका मतलब कि अगर 200 मार्क्स का पेपर है तो जनरली क्या होता है 66.66 मार्क्स आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपका पेपर 2 में मार्क्स 66.66 से कम होता है तो आप प्रीलिम्स में डिसक्वालीफाई हो जाइएगा, वेदर और नॉट यू हैव क्लियर द कट ऑफ फॉर पेपर 1, ठीक है। अगर मैं इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ कि लेट्स से कि पेपर 1 का जो कट ऑफ है वो है 90 मार्क्स, ठीक है। अगर आप पेपर 2 में 50 मार्क्स लाते हैं, अगर पेपर 1 में आप 95 मार्क्स लाते हैं फिर भी आप डिसक्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, आप उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए ये पेपर 1 2022 का जो प्रीलिम्स है उससे मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, बस ये दिखाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये पॉलिटी का एक क्वेश्चन है, लोकसभा से रिलेटेड है। 3 स्टेटमेंट है, आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सा करेक्ट है, 1 and 2, 2, 1 and 3, 3, ठीक है। इसको आप जो भी आपको करेक्ट लगे उस हिसाब से आप ऑप्शन मार्क कर दीजिए। ये पेपर 2 में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये हमने मैथ्स का क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये सीरीज़ एक है, उसमें से आपको नेक्स्ट टर्म एक्स का वैल्यू पूछा है, ठीक। तो ये बस एक दिखाने के लिए था कि ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको साथ में एक OMR शीट मिलती है, बबल होते हैं, ठीक है। चार बबल मिलेंगे क्वेश्चन नंबर वाइज आपको। जो अगर मान लीजिए इसका करेक्ट आंसर सी है तो आपको सी यहाँ पर फिल करना है ब्लैक इंक से, ठीक है, पेंसिल यूज़ नहीं होता है। अब आते हैं मेंस एग्ज़ाम में। मेंस एग्ज़ाम मैंने क्या बताया कि रिटन होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके पेपर की बात करूँ तो सबसे पहले क्या होता है कि आपका लैंग्वेज पेपर होता है, ठीक है। लैंग्वेज पेपर में आपके 2 पेपर होंगे, हिंदी या फिर अदर रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश, ठीक है। ये लैंग्वेज पेपर है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। आपको इसमें जनरली क्या होता है कि जो मिनिमम 25 से ज़्यादा ऊपर 25 नंबर होता है उससे आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। आप इसका भी जैसे जो प्रीलिम्स का जो पेपर 2 था वो बस क्वालिफाइंग था, उसका जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होता था फाइनल लिस्ट में, मतलब कि मेरिट लिस्ट में। उसी तरह से आपका जो रिज़ल्ट है इन दोनों पेपर पर डिपेंड नहीं करेगा, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। एक पेपर 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वालिफाइंग। अब चलिए जो वो पेपर जिसके मार्क्स मेरिट लिस्ट के लिए मायने रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक आपका एसए का पेपर होता है, ठीक है। फिर जीएस के 4 पेपर हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, ठीक है। और फिर होता है आपका 2 पेपर होता है ऑप्शनल का। तो अब देखिए इसको मैं थोड़ा अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो क्या होता है कि आपको एक एस्से लिखना होता है, ठीक है। तो जनरली 2 एस्से लिखने होते हैं और जो भी पेपर है एस्से जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर प्लस ऑप्शनल पेपर वो है 250 मार्क्स का एक पेपर है। तो 2 एस्से लिखने होते हैं 125 मार्क्स के एक एस्से। फिर 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं, तो जो जनरल स्टडीज़ 1 है उसमें आपको आएंगे 25 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन आते हैं अभी का जो पैटर्न है, ठीक है। और वो टोटल मार्क्स ऐड अप होकर 250 मार्क्स का होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जो सिलेबस है वो इंडियन हिस्ट्री, कल्चर है, ज्योग्राफी है और सोसाइटी है। फिर पेपर 2 बेसिकली वो गवर्नेंस एंड पॉलिटी को कैटर करता है। पेपर 3 इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट को करता है प्लस इंटरनल सिक्योरिटी। जीएस पेपर 4 जो है वो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को कवर करता है। तो ये आपका जीएस बनाता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको 2 ऑप्शनल पेपर चूज़ करने होते हैं, ठीक है। और वो भी 250 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो टोटल जो आपका इससे जो मार्क्स होता है वो जनरल स्टडीज़ प्लस ऑप्शनल प्लस इससे मिला करके हो जाता है 750 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें से मेरिट लिस्ट बनती है। अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं, और इंटरव्यू को यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट बोलती है, ठीक है। इसमें जो टोटल मार्क्स है वो है 275, ठीक है। तो आपका मेंस का मार्क्स प्लस इंटरव्यू का मार्क्स ये मिला करके टोटल होता है 2025,
और इसके बेसिस पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, मतलब कि 2025 में जिसका हाईएस्ट होगा उसकी रैंक बनाएगी, ठीक है, इस हिसाब से चलता है। अब देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। तो यूपीएससी आपको चॉइस देता है कि कोई भी आप एक ऑप्शनल पेपर ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल पेपर में वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि मतलब जिसमें आप मतलब इंडिया में जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं, कोई बॉटनी में करता है, कोई मैनेजमेंट में करता है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स लगभग एलिजिबल हैं ऑप्शनल पेपर के लिए। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिस्ट डाल दिया है, ये सीधे यूपीएससी की वेबसाइट से लिया गया है। तो एग्रीकल्चर भी है, केमिस्ट्री भी है, मेडिकल साइंस भी है, फिलॉसफी भी है, जूलॉजी भी है, सब चीज़ साथ साथ लैंग्वेज पेपर भी है। आप हिंदी लिटरेचर भी ले सकते हैं, कन्नड़ा लिटरेचर भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर जो लैंग्वेज पेपर, जो क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर से आप इस लिटरेचर पेपर को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो वहाँ पर जो लैंग्वेज पेपर ले रहे हैं वहाँ पर हिंदी ले रहे हैं और इंग्लिश ले रहे हैं, तो इंग्लिश तो खैर सबके लिए कॉमन होता है, आपने हिंदी चूज़ कर लिया और लिटरेचर में भी हिंदी लिटरेचर चूज़ कर लिया। तो अब हिंदी लिटरेचर का मार्क्स, तो ये वाला हिंदी लिटरेचर का मार्क्स जुड़ेगा क्योंकि ये आपका ऑप्शनल पेपर है, लेकिन इस हिंदी का मार्क्स नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये लैंग्वेज पेपर है, वैसे क्वालिफाइंग है। तो इतने आपको ऑप्शंस मिलते हैं ऑप्शनल पेपर चूज़ करने के लिए, ठीक है। जनरली जो एक पेपर का ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर्स का होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑप्शनल पेपर। तो हमने यहाँ पर बात कर ली प्रीलिम्स की, मेंस की, ठीक है। थोड़ा इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। तो इंटरव्यू ब्रीफली मैं डिस्कस करूँगा। होता है कि जब आप मेंस का कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो आप यूपीएससी भवन जाते हैं, दिल्ली में है, तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है। जनरली होगा क्या कि यहाँ पर चेयरमैन बैठा रहेगा, यहाँ पर कुछ मेंबर्स रहेंगे, जनरली 5 मेंबर्स होते हैं, यहाँ पर आप बैठे रहिएगा, ठीक है। तो वो आपसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, करीब करीब 20 से 25 मिनट चलता है इंटरव्यू, और उसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलते हैं, और जो फाइनल मार्क्स होगा वो मेंस के मार्क्स में ऐड हो करके आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो ये था यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में और उसके पैटर्न के बारे में, ठीक है। ये सारा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन था। अब बात आती है किसको प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आप इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं, मतलब कि इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जो एज ब्रैकेट है, अगर मैं जनरल की बात करूं तो 21 से जो 32 ईयर का ब्रैकेट है उसमें आप आते हैं कि नहीं, ठीक है। आपका नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितना है। तो अगर ये सब अगर आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हैं तो आप एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ 2 चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, एनीवन हु वांट टू सर्व सोसाइटी बाय बिकमिंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप समाज सेवा, समाज का उत्थान गवर्नमेंट में रह के ही कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, एनजीओ से भी कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट में रह करके सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो ये जो एग्ज़ाम है वो बेस्ट वे है इस सर्विस में जाने के लिए, और ये इस तरह का जो काम है, इस तरह का जो ड्रीम है, इस तरह का जो आपका विज़न है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये तो विज़न तो चलो खैर मतलब ठीक है रहता है, बहुत सारे लोगों का रहता है कि नहीं मैं मतलब बाकियों के लिए कुछ करूं, अपने लिए तो सब कोई करते हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 चीज़ें, आप में 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। पेशेंस, परसेवरेंस और रेडी टू डू हार्ड वर्क। पेशेंस चाहिए क्योंकि काफ़ी समय लगता है, 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। आपको पढ़ना है घर से दूर रह करके, आपके जो दोस्त होंगे वो जॉब कर रहे होंगे और आप यहाँ पर एक रूम में रह करके आप दिन रात पढ़ रहे हैं, तो पेशेंस काफ़ी चाहिए। परसेवरेंस भी चाहिए कि आप प्रिपेयर करते रहिए। अगर हो सकता है स्टार्टिंग के अगर 1-2 अटैम्प्ट में अगर आपका नहीं क्लियर होता है फिर भी आप लगे रहिए, ठीक है। ये परसेवरेंस होता है। और रेडी टू डू हार्ड वर्क, ये जो एग्ज़ाम है काफ़ी हार्ड वर्क मांगता है क्योंकि इसका जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा इवन मतलब कोई अगर ये बोले कि मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो प्रिपेयर कर लिया है तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। इसका सिलेबस कभी प्रिपेयर होने वाला नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ ये बस मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये
मतलब कि ऐसा है इस एग्ज़ाम का, क्योंकि आप देखिए सक्सेस रेट ही 2% है। करीब करीब 5 लाख लोग प्री देते हैं और सेलेक्ट कितने होते हैं 1000 के आसपास। तो एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इसमें आपको हार्ड वर्क चाहिए, पेशेंस चाहिए, परसेवरेंस चाहिए और लिटिल बिट ऑफ लक। ठीक है, क्योंकि लक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो जिस तरह कंपटीशन है, उसमें तो मतलब हर चीज़ आपका जितने भी आपके जो सारी चीज़ें जो हैं वो अलाइंड होनी चाहिए। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो में मैंने जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, जो एस्पिरेंट्स जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, उनको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ट्विटर से जुड़ सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।